कि पत्रकारों को फुल फ्रीडम होती है कि भैया आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इंडेक्स में भारत थोड़ा पीछे है, अभी 161वें नंबर पर है हम अभी 180 देशों में। ये भी एक बड़ी कहानी है और इसी कहानी का एक हिस्सा जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, इन्होंने एक आवाज उठाई थी, वो भी व्यंग्यात्मक रूप से। वैसे तो यही आवाज मुझे याद है जब आज तक का प्रोग्राम हो रहा था, अंजना कश्यप यहाँ पर परेड ग्राउंड में मौजूद थी, जब आलोक शर्मा कांग्रेस जो प्रवक्ता हैं उन्होंने पूछा था, भाजपा के जो वहां पर प्रवक्ता थे उनसे पूछा था कि भैया केदारनाथ का सोना पीतल हो गया, आपने उस पर जवाब दिया। तो अंजना ओम कश्यप ने भी ये व्यंग्यात्मक तरीके से बोला था कि जी आप बताइए वो सोना पीतल कैसे हो गया, इस पर कब जवाब देंगे आप। तो यही जवाब इर्द गिर्द घूमता रहा और कई समझ से चल रहा। प्रणाम सर, पहले तो बहुत आपको विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे तो लगता है सर, ये हम तो पत्रकारिता ऐसे ही करते हैं कि बोल पाए, कई जगह नहीं बोल पाते हैं कुछ लोग, उसकी बात अलग है, लेकिन फिर भी हम कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन एक मामला भाई साहब, आपके ऊपर बड़ी FIR हो गई। FIR होना एक बहुत छोटी बात थी, लेकिन जो धारा लगाई गई है कि धार्मिक भावना आहत करने की, तो करोड़ों करोड़ उन लोगों की धार्मिक भावना आहत हुई है जिन्होंने ये सुना कि वहाँ के पंडित, पुजारी, पुरोहित, मंदिर समिति के सदस्य बाबा केदारनाथ के धाम से वीडियो जारी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो सोना लगाया गया तो पीतल में कैसे परिवर्तित हो गया। वो सदस्य जो हैं मुख्यमंत्री के पास आकर ज्ञापन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने भाई को जो है आउट ऑफ वे जाके प्रमोशन दे दिया, सगे भाई को। उन्होंने वहाँ पर बिना बोर्ड की बैठक के तमाम निर्णय कर लिए, तमाम फाइनेंशियल डिसीजन वहाँ हो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। तो तब सवाल आता है कि आखिरकार जो 10 मई को अब कपाट खुलने जा रहे हैं, जब फिर से लोग यहाँ आने वाले हैं, हजारों करोड़ों लोग आएंगे, हम लोग भी जाएंगे, आते हैं जब जब बाबा बुलाते हैं, और उसके बाद जब हम भी सुन रहे हैं और तमाम जो आपने अभी जो शुरुआत में कही कि यहाँ पर शो हो रहा था, वहाँ भी पूछा गया कि भाई सोना पीतल में कैसे परिवर्तित हो गया। वो खुद कह रहे हैं कि 230 किलो सोना लग गया, बाद में 230 में से 0 गायब कर दे रहे हैं। ये क्या है? और अगर कोई आदमी इनसे सवाल पूछता है, अगर पत्रकार सवाल नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? तो फिर या तो इन लोगों को ये कर देना चाहिए कि इस देश में से पत्रकारिता को बैन कर देना चाहिए, ये व्यवस्था ही खत्म हो जाए। अखबार, टीवी, ये जितने भी जो चीज़ें आज चल रही हैं कि ये बोलते हैं कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, और जब संविधान में ये व्यवस्था है, या तो इस संविधान के खिलाफ जा रहे हैं लोग, या इनको ऐसा लगता है कि आज जो सत्ता का जो नशा इनके सर पर बोल रहा है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि जो ये बोलेंगे वही होगा। अरे एक चीज मैं तो इससे तो हट पूछना चाहता हूँ सर, पत्रकार का सरकार की तरफ कैसा रवैया होना चाहिए वैसे? जब मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई की तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिन्हें कुंवर प्रसून के साथ में पढ़ने का अनुभव मिला, उन्होंने मुझे पढ़ाया है। और उस दौर में बहुत कम लोग तो पढ़ने आते थे, लेकिन मैं उनके साथ नियमित रूप से बैठता था पढ़ने के लिए। कई घंटों तक उन्होंने मुझे पढ़ाते और समझाते थे उसकी बारीकियों को, और मुझ जैसे सौभाग्यशाली आदमी ने उनके साथ पढ़ा, समझा, सीखा। उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछने हैं वो सत्ता से पूछने हैं, उनसे पूछना है जो चुन कर गए हैं, उनसे पूछना जो ताकतवर हैं, उनसे पूछना जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। सवाल उन्हीं से पूछे जाते हैं जिनको आपने वोट देकर उस लायक बनाया है, आपने उनको सत्ता सौंप दिया, आपने उनको मंत्री बना दिया है, सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, गांव का प्रधान बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, जो भी बनाया। तो सत्ता से तो पूछोगे आप, आपके गांव में प्रधान का चुनाव हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो चुन के आया उससे पूछोगे ना आप, इसमें प्रधान जी वो पैसा कहाँ गया जो गांव के काम के लिए आया था, या आप उसके पास जाओगे चुनाव हार के घर बैठा हुआ है। पर अगर मैं उसी प्रधान से पूछने लग जाऊं कि इतने घंटे काम कैसे कर लेते हैं आप इतने अच्छे से कैसे मैनेज कर लेते हो, आपके अंदर ये तेज कहाँ से है, आपकी आंखों में ये चमक कैसी है, तो फिर प्रधान क्या बोलेगा? वो तो वही कहेगा कि आम चूस के नहीं खाते हैं, वो काट के खाते हैं। फिर वो बताएंगे कि वो कैसे जो है फकीर बन गए, और ऐसी फकीरी आप में कहाँ से आती है। फिर वो पता नहीं क्या क्या बातें ये सब आती रहेगी। पत्रकारिता भी हो रही है भाई, ये पत्रकारिता पूछ रहे हैं कि आपको पसीना आता है जी, कैसे आता है पसीना। फिर पूछ रहे हैं कि जब आप सोते हैं तो फिर आपको नींद कैसे आती है। फिर आप जब सुबह जो लेबल हो गया आज जो आपने बताया ना कि 180 में से 161वें नंबर पे है, तो एक इतना बड़ा देश जो आज जनसंख्या में दुनिया का नंबर 1 देश हो गया है, जिसके लिए स्वतंत्र देश कहा जाता है, जिस देश में हजारों लाखों लोगों ने अपने बलिदान दिया अंग्रेजों को भगाने के लिए, जिस प्रदेश को पाने के लिए हमारे 19-20 साल के लड़कों ने गोलियां खा ली,
तभी राज्य मिला। हमें तो बहुत अच्छी तरह से मंडल कमीशन का आंदोलन भी याद है, हम तो उसमें स्कूल डेज में थे। नहीं, मैं इसमें एक और चीज बोलूंगा यहाँ पर। मुझे लग रहा है थोड़ा उत्तराखंड सरकार को चेतना चाहिए, क्योंकि अभी अभी बॉबी पवार हटके गए और पौड़ी टिहरी में इन्होंने बड़ा खलबली मचाई थी, और ये वही युवा था जिनको हल्के में लिया कि यार सीबीआई की मांग कर रहे, डंडे बचाओ, अंदर डाल दो, 307 धारा लगाएंगे तो डर जाएगा, चुप हो जाएगा, तमाम चीजें हुई। उसके बाद बागेश्वर चुनाव, चंपावत चुनाव, सब जगह उन्होंने थोड़ा थोड़ा ट्रेल जरूर देखा। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में क्या यहाँ पर गजेंद्र सिंह रावत पे जो हुआ है, ये दूसरा बॉबी पवार बनाने की तैयारी में तो नहीं। और अब की बार नंबर आया है एक पत्रकार का। एक पत्रकार को तुम इस तरह से डराओगे, धमकाओगे कि भैया तुम अपनी आवाज ना उठाओ, तो और पत्रकार, हम तो चुप नहीं रहेंगे। और वो जो चुप रह सकते हैं वो शायद वो पत्रकार नहीं, क्योंकि वो पसीने से देख रहे हैं कि पसीने से पहुंच के तेज निकल सकता है। सर, ये कहीं वाकई जो मैं सोच रहा हूँ, ये कहीं ऐसा ही तो नहीं कि कहीं एक और तैयारी कर रहे हो ये? वर्ष 2011 के आसपास की बात होगी। रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और हमने बड़ी खबर छापी हाइड्रो पावर के बारे में। एक बड़ा घोटाला इस प्रदेश में हुआ था जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर, कि 56 विद्युत परियोजनाएं थी, और उनको अचानक से दूसरी पता नहीं कि एक नियम विरुद्ध कंपनियां तैयार की गई, रातों रात उनको काम दे दिया गया। योगेंद्र प्रसाद एमडी हुआ करते थे, उन्होंने उससे पहले मुकदमा, इतिहास में बहुत बड़ी चीज है, वो एक ऐसे मानहानि का मुकदमा किया गया। उस मुकदमे में उत्तराखंड की उस विभाग से 50 लाख रुपए कोर्ट में जमा किए गए मानहानि के, कि 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा है, सरकारी पैसा जमा कर दिया। अच्छा। और वो टेरर था, एक दबाने की कोशिश थी कि इनको 50 लाख रुपए जब कोर्ट में जमा हो गए, 1-1 करोड़ के 2 मुकदमे दर्ज हो गए, तो ये तो मर जाएंगे, कल सुबह इनकी लाश ही मिलेगी। लेकिन 2010-11 से लेकर आज 2024 में हम यहाँ आज भी जो पब्लिक वॉइस है वो बने हुए हैं। और मजेदार बात क्या है, उस मुकदमे को वो लोग हार गए। अच्छा। सरकार का पैसा डूब गया, कोई पूछने वाला नहीं है कि वो पैसा योगेंद्र प्रसाद के पिताजी का तो था नहीं, उत्तराखंड के टैक्स पेयर का पैसा आपके विभाग के पास, और आपने क्या कर दिया, वो जमा किया। लेकिन जब आप झूठे साबित हो गए तो पैसा जो है तो सब वो चलेगा ना, तो सरकार का खजाने का पैसा। ऐसे तमाम मामले हुए। एक महाभ्रष्ट कुलपति थे पौड़ी में, गुरदौड़ी में, उन्होंने भी एक झूठा मुकदमा हमारे ऊपर किया था, और कई चक्कर वहां जाना पड़ा मुकदमों में, तारीखों पे। और जब तक हम मुकदमा मतलब खत्म होने से पहले वो कुल सचिव जो वहां जेल में। तो ऐसे झूठे जो लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा आ गया है, जो पैसे की ताकत से जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, ये तो हो नहीं सकता ना। और बाबा केदार ने हमें अगर इस काम के लिए चुना होगा कि भाई हमारी आवाज वहां जानी चाहिए, तो हम तो हमेशा खड़े हैं। और ये मैं इस बात पे बिल्कुल प्रसन्न हुआ हूँ। कोई तो व्यक्ति हैं जो आज भी अपनी आवाज रख रहे हैं, और बुलंदी से रख रहे हैं, और रखनी भी चाहिए, क्योंकि कोई तो हो जो आवाज उठाए उस सरकार के खिलाफ, उन नीति निर्देशकों के खिलाफ जो बनाते हैं नीतियां, उनको खुद पता नहीं होता हम बना क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय भी दिया। पर अब इस केस में मैं उसी में आ रहा हूँ, ये इस केस में क्या हो रहा है अभी? केस दर्ज हो गया है, धार्मिक भावना आहत करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। कल मैंने अखबारों में पढ़ा, हाँ, खूब सारे लोगों को फोन आए, हमारे रिश्तेदारों के भी आए। अब बच्चों को भी लगा कि आप ये क्या हो रहा है, ये सब मतलब सब परेशान हो जाते हैं लोग बाग। लेकिन हमने कहा ये तो जीवन का हिस्सा बन गया है। जो सरकार, जो ताकतवर लोग हैं, ये ऐसे ही दूसरों की आवाज़ दबाएंगे। तो जिस दिन भी वहाँ थाने से फ़ोन आएगा या वो मुझसे बयान लेना चाहेंगे, कोई भी मांगेंगे, तो उनको जवाब दिया जाएगा और बताएंगे कि भाई हमने क्या लिखा, क्यों लिखा है, और देखा जाएगा। सरकार अपना काम करेगी, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। हाँ, ये जरूर है कि ये पर्दे के पीछे खेल हुआ है। हाँ, चेहरा कोई और है। अच्छा। और मोहरा कोई और है। अच्छा। ये वास्तव में बहुत गंभीर है कि अगर आप सामने से वार नहीं कर सकते हैं और आप अपने कर्मचारी से मुकदमा करवा रहे हो, ये बड़ी बात है। तो अभी आपके पास पुलिस थाने से भी फोन नहीं आया कि भैया आपने बयान दर्ज करो? नहीं, मैंने वहाँ उनको एक चिट्ठी भेज दी है। अच्छा, भेज। और मैंने कहा है कि आपने जो FIR है उसमें मेरा अज्ञात लिखा पता, तो ये मेरा परमानेंट एड्रेस है। अच्छा। ये मेरे दोनों मोबाइल नंबर है। अच्छा। और ये मैं स्वयं हूँ। तो आपको जब भी मुझे बुलाना हो, हम भागने वाले लोग नहीं हैं। हम उन लोगों में नहीं है कि कोई झूठा मुकदमा कर दे और जो है हम चले जाएं। मैंने कहा ना कि बाबा केदार की सेवा के लिए ये तो कुछ भी नहीं है मुकदमा, जान दे देंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। क्या बात, थैंक यू, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे मूसेवाला का एक गाना, मूसेवाला अब रहे नहीं, पर उनका एक गीत था कि मोहब्बत तो मुसीबत तो मर्दा तो पैनी रहती है, कुछ था। और कुछ भी अगर करोगे तो लग जाएगी 295।
तो वो वही होती है धारा जिसमें कि आप धार्मिक भावनाओं को किसी के भड़काते हैं या ऐसी कुछ होता है। तो क्या रहेगा इस पूरे प्रकरण में, पर क्या एक और बॉबी की तैयारी हो रही है गजेंद्र रावत के रूप में। सरकार को यह भी चेताना होगा कि क्यों उन लोगों के खिलाफ आप आवाज उठाने का काम कर रहे हैं जो जनता के कुछ मुद्दे तो उठा पाते हैं। जुड़े रहिएगा आप भी लोकार्पण पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।